हम सबके बीच आदरणीय सुदर्शन जी हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग सीखे हैं इनसे जब से हम लोग मिले हैं। पिछले 8-6 फरवरी से हम लोग संपर्क में हैं और कहीं न कहीं एक ऐसा टीचिंग का और पढ़ने का, सीखने का एक अभ्यास बना। हमारे द्वारा इनको कुछ मैसेज गए, फिर इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भेजी। धीरे धीरे हम लोग जुड़ते गए। सोशल मीडिया के द्वारा ही बना यह इंटरेक्शन, और खास तौर पर डॉक्टर अरुणा पाठक को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उनके माध्यम से जुड़ने का अवसर मिला। ये डिजिटल मीडिया है, इसमें इतना क्लोज हो पाना सबसे आसान नहीं होता, लेकिन किसी एक आत्मीय का सजेशन, रिकमेंडेशन मिलता है और उसके बाद व्यक्तित्व एक दूसरे के साथ काम करने, बात करने के लिए तैयार होते हैं। समाज को अच्छी चीजों से भरने के लिए आदरणीय ने बहुत सारा काम किया है। आज हम इनके बारे में सुनेंगे, समझेंगे और अन्य लोगों को प्रेरणा भी देंगे कुछ वैसा ही सोचने और करने का। स्वागत है मैम आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं करती हूँ डॉक्टर अरुणा पाठक का, जिनके माध्यम से हमारा संपर्क हुआ। दूसरे मैं आपको बधाई देती हूँ और आगे के लिए शुभकामना करती हूँ। डॉक्टर सत्या होप टॉक के आपका जो कार्यक्रम है वो दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करे और दिनों दिन आप आगे बढ़े। मेरे ग्रेजुएशन के बाद शादी हो गई, तो कुल 19 साल की आयु थी, उससे ज्यादा पढ़ाई हो भी नहीं सकती थी। तो उसके बाद हालांकि मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर था गवर्नमेंट जॉब का, लेकिन मुझे ससुराल में अलाउ नहीं किया गया। ओके। तो बस जिंदगी चलती रही और वो फिर अचानक एओ समय था जब नौकरी मिलती थी योग्यता के आधार पर, लेकिन लोग अपनी परिस्थितियों के कारण, पारिवारिक दायित्व के कारण बाहर निकल नहीं पाते थे और पहले प्राथमिकता परिवार रहती थी, नौकरी बाद में। जी जबकि आज के परिवेश में चीजें बिल्कुल उल्टी हैं। पहले नौकरी है, जीवन संघर्ष में व्यक्ति को नौकरी करना है। परिवार से दूर हटकर भी अगर नौकरी मिलती है तो लोग करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे करना है। हाँ। परिवार थोड़ा सा फर्क है पहले से और बहुत फर्क है जी। शादी के फिर 9 साल बाद अचानक मेरे पास एक वो आया कि बीएड करनी है। हाँ जी करनी है। तो बस उसके बाद फिर मैं 5 साल तक पढ़ती ही रही। बीएड किया, उसके बाद कहीं मुझे बीएड करते करते एक लड़की ने कहा तुम एमए क्यों नहीं कर लेती हो, कॉरेस्पॉन्डेंस कर लो। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एमए किया। एमए के बाद मैंने फिर डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन किया। क्या होता है इसमें, क्या सीखते हैं? ये इसमें अनुवाद करना की सारी बारीकियां सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। उसमें एक कंपटीशन होता है, बाकायदा रिटन टेस्ट होता है, तो उसको हम पास करके मतलब आते हैं। तो तब बड़ी मुश्किल से उन्होंने शायद 30 स्टूडेंट्स लिए थे, एक क्लास में 30 ही थे। अच्छा। तो और कंपटीशन में करीब 500 के लोग करीब थे। जी जी जी। तो बस उसके फिर बाद वो 5 साल तक मैं फिर उसके बाद फिर कुछ नहीं। आपने जॉब किया, उसका जॉब किया, पढ़ाई की, केवल उसकी ट्रेनिंग ली, उसके बाद फिर पढ़ाई काम नहीं किया उसका? नहीं, उसके बाद मैंने ट्रांसलेट की। अपने किसी जानने वाले थे, एक हमारे जानने वाले हैं, राइटर हैं। अच्छा तो अच्छा। उन्होंने कुछ मतलब उनके कोई रिलीजियस गुरु थे। अच्छा। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन किसी अचेतन अवस्था में वो कुछ मतलब वो बोलते थे। तो उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग करके और उसकी एक किताब बनाई इंग्लिश में। अच्छा। तो फिर वो कि हम इसको चाहते हैं कि भाई हिंदी में भी हो जाए, तो उसको मैंने ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेशन कोर्स में तो एक हमने किया ही था, हमें 100 पेज का करना पड़ता था। तो वो तो किया ही, लेकिन उसके बाद फिर मैंने वो किताब उनको ट्रांसलेट करके दी। ये श्री राम के नाम से उन्होंने लिखी थी। उसमें ऐसा था कि वो कहते थे, पता नहीं सच है कि झूठ है, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन वो ये कहते थे कि भाई मैं श्रृंगी ऋषि अपने पिछले जन्म में था। अच्छा। तो वो अनपढ़ थे, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे थे। वो किसी गडरिये के लड़के थे और अचेतन अवस्था में वो कुछ बोलते थे और उनके बहुत सारे लोग उनके वो थे, शिष्य थे, शिष्य बन मानते गए। थे उनको। हाँ, उनके शिष्य भी थे, मानते भी थे उनको। तो अच्छा। तब इतना वो फैशन नहीं था कि रिकॉर्ड किया जाए। बड़ा कहीं से उन्होंने अरेंज किया बड़ी मुश्किल से, तो वो अरेंज वरेंज करके उन्होंने किया। उसके काफी साल के बाद उन्होंने उसको कंपाइल करके बुक बनाई। मैंने उसको फिर बाद में ट्रांसलेट ट्रांसलेट करके किया, उनको दिया। बहुत अच्छा।
तो उस या मुझे कुछ उसका आइडिया नहीं है। हाँ, अनुवादक का दायित्व आपने पूरी तरह से निभाया, और उस प्रोजेक्ट जी को आज हम लोग चर्चा करके उस टैलेंट को याद कर रहे हैं जो आपने सीखा था। मुझे बहुत अच्छा। उसके जी। बाद मुझे फायदा ये हुआ कि मेरे हम्म बच्चे फिर बड़े हो गए, बड़ी क्लासेस में आ गए, हम्म तो मुझे उनको ट्यूशन पढ़ाने की बहुत कई साल तक आवश्यकता नहीं पड़ी। हुआ हम्म ये कि बच्चे, अब हिंदी, इंग्लिश, बाकी सब सब्जेक्ट तो मेरे थे, लेकिन जो हम्म अलजेब्रा था और न्यू मैथमेटिक्स था, वो हम हम्म लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो हम्म मैं बच्चों की 2 बुक्स रखती थी, एक वो स्कूल लेके जाते थे और एक मैं घर में रखती थी, और उससे मैं पढ़ती थी, और जब वो स्कूल से आके होमवर्क करने का या उनकी प्रैक्टिस करने का टाइम होता था, मैं उनको पढ़ाती थी उसको। ए है, ए है, देखिए, ए है असली विधा। आप एक सेट बच्चे के लिए खरीदते हैं और एक सेट अपने लिए खरीदते हैं। आज के परिवेश में कौन पेरेंट इतना करता है? बच्चों के लिए पुनः पढ़ना, पुनः उन चीजों को पढ़ना, वही वही चीज पढ़ना जो उसको जरूरत है, उसको देना है, और 2 सेट उसके लिए खरीदना, जिससे कि वो जब समय से क्लास अपना करे तो वो उसके पास रहे, और मेरे पास भी वही चीज जी रहे, और उसको मैं उसी दिन अपना माइंडसेट उसको दे सकूं। किस क्लास की तैयारी इस तरह से करती नहीं, थी? किस क्लास की, जी किस क्लास के लेवल? ये बच्चे 10वीं तक तो मैंने पढ़ा है। 11th में आके उन लोगों की, तो मतलब बेटी को तो फिर भी जरूरत नहीं पड़ी। बेटे ने कह दिया कि मुझे ट्यूशन पढ़नी है, तो ठीक है तुम ट्यूशन पढ़ो भाई। वो छोटा भी था, तो बेटी मेरी उससे 5 साल बड़ी है। दसवीं तक तो आपने, खूब अच्छे से लोगों को पढ़ा और पढ़ाया, कम जी से कम दोनों को आपने ऐसा तैयार जी किया। क्या क्या कर रहे हैं वे लोग आज की जी डेट? उस क्या क्या कर रहे हैं वे लोग आज की अ, डेट? बेटा मेरा एक फाइनेंस कंपनी में मैनेजर, वो हाँ जीएम है। और बेटी मेरी चूंकि 10 साल वो बाहर रह के घाना, वहां क्या? उसने टीचिंग की, कैम्ब्रिज ओके। का उसको उन्होंने ट्रेनिंग दिलवाई। और हम्म। अब वो यहाँ सिर्फ आईजीसीएसई बोर्ड ही पढ़ाती है, सीबीएसई बोर्ड पढ़ाना नहीं चाहती वो। अच्छा अच्छा। अच्छा लगता है, दोनों लोग तो कैम्ब्रिज अच्छा, बोर्ड ही पढ़ाती है। अच्छा किए। आपके परिश्रम का फल मिला, और समाज, उनके माध्यम से बहुत सारे लोग टीचिंग ले रहे हैं। एक फाइनेंस कंपनी में, मतलब फाइनेंस डिवीजन में काम देख रहे हैं, जीएम है, जनरल मैनेजर, जी और एक जो है शिक्षा के ही क्षेत्र में एक और अच्छा पटल बना रही हैं, उसकी दिशा में काम कर रहे हैं। यही है नॉलेज ट्रांसफर, हम जी अपने बच्चों के माध्यम से अपने समाज। अब हम बात करते हैं समाज में। समाज में जब अपनी जी शुरुआत की, कौन सी ऐसी जीवन शक्ति मिली, कौन सी ऐसी बात लगी जिससे आपने अपनी पहली पोस्ट डाली होगी फेसबुक पर? हुआ ये कि मैं पूरी अपनी जिंदगी जॉइंट फैमिली में रही। संयुक्त परिवार था, पेरेंट्स के यहाँ भी और यहाँ ससुराल में भी। तो संयुक्त परिवार में उसको नहीं कहती कि सास ससुर साथ थे, वो तो हम्म थे ही। वो तो हम्म हम उनके साथ थे, वो हमारे साथ नहीं थे, हम्म हम उनके साथ थे। तो लेकिन उसके साथ साथ क्या था कि गांव में हमारे बड़े भाई थे, उनके बच्चे मेरे पास आकर रहे, उनका पढ़ना लिखना मेरे पास चलता रहा। दूसरे भाई थे, फिर उनका चलता रहा। तो जॉइंट फैमिली इस तरह से थी। तो मुझे क्या होता था कि काम तो घर में बहुत था उन दिनों, सर्वेंट रखने का भी कुछ ऐसा रिवाज नहीं था, जी तो जी। बहुत काम था। तो दिमाग में कहीं ये रहता था, वो मछली की आंख की तरह ये दोनों बच्चे दिखते थे कि भाई ये कहीं नहीं पिछड़ने चाहिए, क्योंकि वो गांव का माहौल है, वो कम पढ़ेंगे तो वो कम ही पढ़ते थे। उनको ये था कि हम्म भी ठीक है, आए हैं पढ़ना है। लेकिन हम्म मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था अपने बच्चों के लिए। तो हम्म मैंने बस ये दिमाग में रहता था, इनको पढ़ना है। पढ़ लिए लिख लिए, सब बच्चों की शादी भी हो गई, मेरे बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चे भी बड़े हो गए। जब मेरी 60 साल की आयु हुई, जी। तो वही बात है, बच्चे बच्चे जब परिंदे हो जाते हैं तो घर खाली हो गया। तो मुझे फिर समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। मैंने वो कीड़ा तो कहीं था दिमाग में कि भी लिखने का, लेकिन वो मुझे मौका मिला नहीं था। तो शुरुआत का ये कि किसी अच्छी घटना से नहीं हुई। एक अच्छा मेरी दोस्त थी, उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप मुझे एक कविता लिखनी पड़ी। व्हाट्सएप अच्छा। पे मैसेज आया तो मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी, उषा लौट आओ। उनका नाम उषा था, तो मैंने एक वो लिखी, उषा लौट आओ। तो मेरे पास तुरंत एडमिन का जवाब आया कि इसको पूरा करो। हम्म तो उनको लेके मैंने पूरी, मतलब फिर उनकी श्रद्धांजलि सभा में मैंने वो कविता पढ़ी।
लेकिन वो मेरे लिए शुरुआत हो गई। उसके हाँ। बाद वो है मैं आपको बताती हूँ 29 नवंबर 2018 की बात। 29 नवंबर 2018 वह अपनी जी मित्र के प्रति भाव श्रद्धांजलि देना जी या एक एक चीज सोचना किसी व्यक्तित्व के एक अलग व्यक्तित्व के निर्माण का एक कारण बन गया, एक दिशा बन गई, एक इसीलिए हम कहते हैं जी आपका जी कौन सा कदम, कौन सा स्टेप, पहला स्टेप, प्रोएक्टिव स्टेप, पहला स्टेप आपका कौन सा किस दिशा को नए व्यक्तित्व के निर्माण में आपको मदद करने वाला है, कोई नहीं जानता। आप अपनी शुरुआत जी करिए। जी आप जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कृपया इस बात को प्रतिज्ञा बनाइए कि आज एक नया काम कर कर हम उस पर सतत चलेंगे और उस सतत अब चलने के कारण एक नया व्यक्तित्व जो 60 साल तक नहीं हो पाया, जो 60 साल तक नहीं हो पाया, वो 2 साल में हुआ। 300 से ज्यादा कविताएं, 700 से ज्यादा क्षणिकाएं और विचार और शेरो शायरी और उन चीजों की तो संख्या ही नहीं है जो आदरणीय ने आज तक लिखा है और उसको समाज के सामने रखा है। कितने सारे लोग, बहुत सारे मनोभाव होते हैं, व्यक्त न करने के कारण, अपनी शुरुआत न करने के कारण इन सारी चीजों से समाज को वंचित रखते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस बात से आप सभी अपनी शुरुआत करने के लिए जरूर सोचेंगे। जी आदरणीय, स्वागत है, शुरू करें। तो बस पहली कविता, फिर उसके बाद मैंने 30 दिसंबर को लिखी थी और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1 वर्ष में मैंने उन दिनों 60 कविताएं लिखी थी। बहुत अच्छा लगा। इतना सुंदर जानने के बाद इस व्यक्तित्व से हम कुछ सुनना चाहेंगे जो आपने आज के लिए चुना हो, एक दो उसे हमें सुनाए और जिसके माध्यम से हमारे व्यूअर्स सुने और जाने कि आदरणीय सुदर्शन जी आज क्या कहना चाहती हैं। मैंने अपनी शुरुआत छंद मुक्त से की थी, जी तो आज छंद मुक्त से ही शुरू करती हूँ। और उसमें भी मैंने मतलब अपनी तरफ से कोई विषय ऐसा रखा नहीं कि मैं छोड़ दूं। मैंने कोई विषय छोड़ने की कोशिश नहीं की। मुझे अच्छा, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस विषय पे सब लिखते हैं मैं उस पर कभी लिखने की कोशिश नहीं करती। जी बेटी दिवस आता है, बेटी 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 बेटी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सारी दुनिया लिख रही है, मैं क्यों लिखूं, भीड़ में खो जाएगा। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल। वो अच्छा, मदर्स डे आता है, मदर 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 पे बहुत लिखा है। मैं मदर्स डे पे पिता को लिखती हूँ। तो अच्छा, बेटियों को लिखते हैं, मैंने बेटियों को छोड़ बहू और बेटों पे लिखा है। तो अब ऐसे ही पिछला साल बहुत मुश्किल गया। तो कोरोना काल के चलते बहुत सारी रचनाएं हुई मेरी। तो उनमें से एक रचना मैं आपके लिए सुनाती हूँ आपको। बिल्कुल। किसी को दौलत का गुरूर है, किसी को दौलत का गुरूर, किसी को दौलत का, किसी को शोहरत का गुरूर है। अलग 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 से नशे हैं सबके, कुछ ओहदे के नशे में चूर है। किसी को दौलत का गुरूर है, किसी को शोहरत का गुरूर है। अलग अलग से नशे हैं सबके, कुछ ओहदे के नशे में चूर है। ऐसा था तो तब की बात है। कुछ अपनों से दूर परेशान है, क्या बात। कुछ अपनों से दूर परेशान है, बदले हालात पर हैरान है। निकल पड़े सड़कों पर निराश हूँ, सफर लंबा और दिल वीरान है। सफर लंबा और दिल वीरान है। गुमा है इंसान को अपने होने का, क्या बात, गुमा गुमा है। है इंसान को अपने होने का, भूला वजूद खुदा के होने का। नतीजा यह है कि कुदरत बंद है, इंसान घोंसले में और पंछी स्वच्छंद है। गुमा है इंसान को अपने होने का, भूला वजूद खुदा के होने का। नतीजा यह है कि कुदरत बंद है, इंसान घोंसले में और पंछी स्वच्छंद है। मंदिर में हुआ भगवान बंद है, मंदिर में हुआ भगवान बंद है, मस्जिद में अल्लाह बंद है। गिरजे में भी प्रार्थना होती नहीं, गुरुद्वारे में भी अरदास बंद है। शबे बारात दबे पांव गुजर गई, शबे बारात दबे पांव गुजर गई। नवरात्रि में भी कन्याएं नहीं पूजी, ईस्टर भी चुपके से गुजरा, बैसाखी भी बिना भंगड़े के गुजर गई।
कुदरत को तूने बहुत सताया, हम्म, कुदरत को तूने बहुत सताया, अब वो खुश होकर के बिखरी है, गगन नीला और हवाएं निखरी हैं, कोयल कूकी और चिड़िया चिड़िया चहकी है, मान जा कि अब ईश्वर बड़ा था। मान जा, मान मान जा, जा कि मान जा कि अब ईश्वर बड़ा था, मान जा। बहुत सुंदर, बहुत मान सुंदर। जा कि अब ईश्वर बड़ा था, बड़ा है और बड़ा ही रहेगा। बड़ा मान है जा और बड़ा। अब कि ईश्वर बड़ा था, बड़ा है और बड़ा ही रहेगा। तेरा वजूद सदा मिटता था, मिटता है और मिटता ही रहेगा। तेरा क्या वजूद बात। सदा मिटता है और मिटता ही। उन सभी पैसे वालों, शोहरत वालों, घमंडियों, जिन्होंने कभी किसी को हिकारत भरी नजर से अपने संसाधनों, अपने बल पौरुष का पराक्रम दिखाकर कहीं न कहीं पीछे करने की कोशिश की, उन परिस्थितियों में जी सभी लोग बौने हो गए। कोई किसी काबिल नहीं रहा, उनके कोई सुख दुख करने वाला, कोई संसाधन बेकार। गाड़ियां पड़ी हैं तो पड़ी हैं, वो चल नहीं सकती। आपका चाहे जितना बल है, आप घर में थे, किसान मजदूर कितने बड़े बड़े यातनाओं को, संकटों को झेल कर अपने जीवन को चलाने वाले लोग सड़कों पर पैदल चल रहे थे, पैदल लंबी लंबी यात्राएं पैदल कर चल रहे थे। अपने अपने आवास तक पहुंचे। और वे बहुत कम बीमार हुए, प्रकृति की गोद में उनको रहने का अभ्यास था। वे बहुत कम बीमार हुए। और आज भी कोरोना का जो संकट आ रहा है, वह संघर्षशील लोगों के लिए शायद उतना कठिन नहीं है जितना अशक्त और जो कभी नहीं निकले समाज में और विभिन्न प्रकार के लाइफ स्टाइल डिजार्डर्स के ग्रसित हैं, उनको ज्यादा खतरा कर रहा है। इन सभी बातों को समेकित करती यह छंद मुक्त कविता बहुत सारे लोगों के छंदों को सही कर देगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। और आपने एक बात जो बताई है कि जब जो दिवस आता है उस दिन भूल जाते हैं हम उस दिवस को, क्योंकि हम लोग रोज दिवस मनाते हैं, रोज जीते हैं जी उस जी चीज को, इसलिए उस खास दिन का महत्व हमें नहीं समझ में आता। मैंने इसी पर एक कविता कल रात में, मतलब जब जा रहा था, बीत रहा था जल दिवस, तब मैंने, मेरे मन में आया, सबका देखा कहीं न कहीं जल दिवस, जल दिवस। तो कुछ ऐसे ही विचार मेरे भी हैं, तो मैंने लिखा, जल मास बनेगा जल्दी। तुम जल दिवस के चक्कर में पड़े हो, जल मास हाँ बने, हाँ हाँ। जल मास बनेगा जल्दी, तब याद करेगी दुनिया। मत पियो आरओ का पानी, बेकार फेंकते जलना। आरओ का ऐसा यूज हुआ है कि 75% पानी बह जाता है, उसका कितना भी प्रबंध कर लीजिए उस सदुपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि जो टैप वाटर जगह जगह लगे हुए हैं वहां तक उसको कौन पहुंचाएगा। ऐसा संसाधन अभी जी जी। बना नहीं कि वो यूटिलाइज हो जाए। तो जलमास बनेगा जल्दी, तब याद करेगी दुनिया। मत पियो आरओ का पानी, बेकार फेंकते जलना। क्या खूब मनाते हो तुम उन रस्मों को दिल से, जिनकी करनी थी परवाह, उनको बना दिया दिन दे। जिन चीजों की रोज जी जी। परवाह करनी थी, उनको तुम दिन देकर बना दिए। माँ बाप दिवस क्यों आया, माँ बाप दिवस क्यों आया, आया अब जल दिवस ए। जीवन शक्ति को दिन क्या, जीवन शक्ति है जल, जीवन शक्ति को दिन क्या। पूजो अब मास विषय, पूजो अब मास विषय। इतना कीमती हो गया है कि अब पूरा मास मनाओ जल के लिए। भूले रहते हो हर दिन, भूले रहते हो हर दिन, बस याद कर रहे दिन को। बस कर दो आरओ को टाटा, शायद कुछ सहज बने ये। आरओ को जब तक पूजोगे, आरओ कंपनियां क्यों चल रही हैं, बंद करवाइए। इतना बड़ा जल संरक्षण का आप काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, क्यों आरओ कंपनियां चल ही रही हैं। बहुत सारे जगहों पर आरओ के पानी की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आरओ को जब तक पूजोगे तुम द्रोह कर रहे जल से। क्या दिन अब आज मनाते माँ बाप दिवस के जैसे। जैसे माँ बाप दिवस मनाते हो वैसे जल का दिवस बना रहे हो। जिस दिन से सही दिवस, बात है। जिस दिन से दिवस बनाया, बस याद उसी दिन करते। खोते जाते हैं हम सब कुछ, क्या खास नहीं ये लगते, क्या खास नहीं ये लगते। तो जो आपकी भावना रहती है दिवस वाली, उसी पर कटाक्ष करती है मेरी कविता है। मुझे लगा कि आपको सुनाऊं। अभी जब ये कोरोना का चल रहा था तो फ्लाइट्स वगैरह सब बंद थी। हाँ। तो मेरी बेटी का बेटा लंदन में फंसा हुआ था अच्छा। और हम सब बहुत परेशान थे। हम्म।
वो पढ़ने गया हुआ है वहां पर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा है वो। जी जी। तो अब वहां क्लासेस बंद हो गई और वो अब बिल्कुल अकेला था, सब बच्चे चले गए थे। यहाँ हमें तो उसका फोन आता था और यहाँ मेरी बेटी बहुत परेशान थी। अब क्या था, उसको घर में एक छोटा बेटा, उसको भी संभालना है, अपने पति को भी संभालना है। उसको जब कुछ कहना होता था चुपके से मुझे फोन करती थी। तो उसको लेके मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, वो और मैं आपके सामने रखती हूँ। पढ़ने गया है बेटा, परदेश में फंसा है, पढ़ने गया है माँ बेटा। की चिंता बढ़ रही है दिन दिन, गुड। माँ की चिंता बढ़ रही है दिन दिन, न सोती है न खाती, बेटे को फोन पर समझाती है। बेटा भी माँ को तसल्ली देता, चिंता ना करने की सलाह देता। माँ पति को भी तसल्ली देती, छोटे बेटे को भी समझाती, जल्दी आएगा भैया। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ मन ही मन कुछ कहती है, आंखों की नमी छिपाकर चुपके से फोन कर रूंधे गले से मुझे बताती है, मैं उसकी माँ हूँ। मैं अपनी जी। बच्ची के लिए और बच्ची अपने बच्चे के लिए, तो एक तो दोहरा बच्ची मुझे, हाँ दोहरा बोझ जो है, दोहरा मानसिक यात्रा रही आपके ऊपर। फिर भगवान ने चीजों को ठीक किया, धीरे धीरे बच्चे अपने घर आए, या जहां भी हैं वहां पर ही कम से कम हम लोग महामना मदन मोहन मालवीय जी के प्रांगण में कर रहते हैं, और उन्हीं के दिए गए सत्कर्मों के कारण बहुत बड़ा समुदाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहा है। मेरे मस्तिष्क में वे सारे लोग आते हैं जब मैं काम करता हूं अपने प्रोजेक्ट पर, अपने लोगों पर, तो मेरे मस्तिष्क में हमेशा उन सारे व्यक्तियों का चेहरा रहता है जो महामना के नाम से कहीं न कहीं कुछ न कुछ जीवन में पा रहे हैं। वे सारे सप्लायर, वो कंट्रैक्टर, केवल वही व्यक्ति नहीं जो कि नौकरी कर रहे हैं या जो शिक्षा ले रहे हैं, वे सभी कॉन्ट्रैक्टर भी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डिफरेंट चीजों को, कंज्यूमेबल्स को सप्लाई करते हैं, उनके भी पूरे परिवार का पोषण यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय करता है। उनको जीवन यापन, रोजगार मिलता है। बहुत सारे लोग इससे, और उसी तरह भगवान की तरह महामना को पूछते हैं कि यह बनारस में अगर आपने हम लोगों को यह चीज बनाकर नहीं दी होती तो शायद इतना अच्छा मंदिर, इतना अच्छा शिक्षा का व्यवस्था जो यहाँ बना, और आपने विश्व के लिए लिखा, विश्व के लिए, भारत के लिए लिखा तो लिखा, विश्व पटल पर यहाँ से पढ़े लिखे लोग आज ज्ञान को भी बांट रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं। तो इस चीज से मैं देखता हूं कि महामना के नाम को लगाकर जो भी कार्य किया जाता है वह सफल होता है। हमारा शिक्षा अभियान भी महामना के उद्देश्यों और नॉलेज ट्रांसफर की और इन गतिविधियों को प्रमोट करता है, और हर व्यक्ति जो कहीं पर भी हो, विद्यार्थी हो या शिक्षक हो या कोई भी व्यक्तित्व हो, उसके माध्यम से समाज में शिक्षा भरी जा सके, नॉलेज ट्रांसफर हो सके, यही मेरे इस मीट कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। आपसे चर्चा करके हम लोग बहुत सारी प्रेरणा पा रहे हैं। आपको मीट के एक परमानेंट सदस्य के रूप में पुकार लगाकर मुझे बहुत खुशी होगी। जी जरूर जरूर, मैं कोशिश करूंगी। बताएं। मैं आप लोगों के साथ जुड़ी, जी मैं आपके साथ जुड़ी हूँ तो बस जुड़ी ही रहूंगी जी। अब मुझे और कुछ जो आपकी पुस्तक आने वाली है या जो संग्रह आपने साझा संग्रह कोई लिखा है या छपा है, उसको जरा उसको बताएं। साझा संग्रह मैंने अभी अपनी पुस्तक प्रोसेस में है। एक्चुअली क्या है कि ये काम मैंने अपने बेटे को सौंप रखा है। अच्छा। अब मेरे लिए मुश्किल ये, क्योंकि टेक्नोलॉजी को मैं ज्यादा वो कर नहीं पाती हूँ, सब चीजों को मैं मेल करूँ, ये करूँ, और फिर मुझे तो कंपाइल करने में ही दिक्कत होती है इतनी सारी। तो ये काम मैंने वो इस काम में वो लगा हुआ है। लेकिन पीछे अभी एक साझा संग्रह छपा था, ये अभिव्यक्ति साहित्य है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उनकी कोई निकली थी। अच्छा। मैगजीन भी थी और एक साझा संग्रह भी था, उसमें अच्छा। मेरी 1-2 कविताएं छपी थी। अच्छा, उस साझा तो संग्रह बस को इतना ही है। अगर अगर आपके पास टेबल पर वो हो साझा संग्रह,
तो अगर आप उसको दिखा सके तो आप दिखाइए व्यूअर्स को, अगर हो तो। नहीं, वो डिजिटल है एक्चुअली। अच्छा, वो डिजिटल है, उसका नाम क्या है? नाम क्या है? एक तो उसका था कामनी पत्रिका, एक तो कामनी हाँ, पत्रिका है। कामनी पत्रिका, गुड। देखिए, साझा उसमें संग्रह निकली थी। साझा संग्रह के माध्यम से हम बहुत सारे व्यक्तित्वों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। बहुत सारे लोग मिलकर जो कुछ रचना लिखते हैं उसका एक अनोखा नाम दिया जाता है। तो वह एक अच्छा कॉन्सेप्ट जी है। जो शुरुआत करने वाले लोग हैं, जो पहली बार कुछ लिख रहे हैं, उनका 2 पन्ना ही सही, कम से कम कुछ बड़े लोगों के साथ छप जाता है, वहां से कुछ प्रोत्साहन मिल जाता है। फिर लिखते 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 बहुत सारे पन्ने मिलकर एक पुस्तक बन जाती है, और फिर उनका अपनी एकल भी छप जाती है। तो नए लोगों को हम जरूर कहेंगे कि आप साझा संग्रहों में अपनी चीजों को भेजना शुरू करिए। अपने नाम के साथ आपका व्यक्तित्व आपकी कविताओं के माध्यम से समाज को जाता है। बहुत अच्छा लगा। कुछ बताइए, कुछ बताइए। फिर हम लोग महिला सशक्तिकरण वाले विषय पर आएंगे, जो कि मूल हम लोगों का आज का है, क्योंकि हम लोग अभी पिछले कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर चर्चा कर चुके हैं। पहले दरअसल जी, हम्म, तो साझा संग्रह में मेरे पास आते रहते हैं कि आप ये भेजिए वो भेजिए, बस मेरे पास यही दिक्कत है कि मेरे पास बच्चे नहीं है और मुझे उस टाइम बड़ी हेल्प की जरूरत होती है टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो थोड़ी सी दिक्कत मुझे आती है, उसके लिए मुझे टाइम लग जाता है और काफी टाइम लग जाता है कई बार तो। हो जाता है, हो जाता है। ऐसा हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एक साझा संग्रह निकालने जा रहे हैं मीट का, और मीट कार्यक्रम के माध्यम से जितनी भी चीजें आई हैं उन चीजों को एक जगह रखने की कोशिश किया जाएगा समाज के सामने। हमें जी आप कुछ नारी सशक्तिकरण पर जो आपके वो उस दिन का व्याख्यान था, उसमें से कुछ कंटेंट हम यहाँ भी सुनना चाहेंगे, जिससे कि समाज को जी हाँ, हम लोग कुछ अच्छा देना चाहें। जी हाँ। एक मैंने कविता लिखी थी नारी को लेके, जब ये निर्भया का केस चल रहा था जी और बार बार उसके हत्यारों को फांसी देने का तो होता था, लेकिन बार बार उसको पीछे हट जाता था सब। जी जी तो तब मैंने एक कविता लिखी थी और वो फेसबुक पर बहुत पॉपुलर हुई, जी। बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। हम्म, जैसे वो हुई थी, मैंने वो एक बेटी मेरे घर में भी आई है, ऐसे ही वो भी हुई थी। तो चलो स्त्रियों हम बांझ हो जाए। तो चलो स्त्रियों हम बाज हो जाए, बहुत सुंदर, सुनाइए। बहुत पॉपुलर हुई, मतलब फेसबुक पर अगर मैं पढ़ूं तो इसे सब जानते हैं कि ये कविता मैंने लिखी है। हम्म, हम्म, आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो मैंने उस दिन कविता पढ़ी थी, एक बेटी मेरे घर में भी आई है, बहू वाली, अभी पिछले बहू दिनों। बहू वाली। जी जी, तो पिछले दिनों व्हाट्सएप पर ये बहुत वायरल हुई हम्म, और फिर किसी ने फेसबुक पर इसको डाला अपने नाम से, और मेरे पास कम से कम 50 फोन आए कि ये आपकी कविता है, ये उनके नाम से कैसे छुपे। भैया उनको पूछो। अल्टीमेटली उनको हटानी पड़ी क्योंकि उनके पास 100 फोन गए कि भाई ये कविता उनकी, आपने क्यों छाप दी। तो मतलब ये उसकी पॉपुलैरिटी थी। ऐसे ही ये कविता है, तो मैं पढ़ती हूँ। तो चलो स्त्रियों हम बांझ हो जाए, न पुत्र जने न पुत्री, चलो ये शोर भी सरेआम हो जाए। बलात्कारी या नपुंसक जन्मे से अच्छा है कि बे औलाद हो जाए। गुड। बेटी भी नुचे मसले, क्यों इज्जत सरेआम लुट जाए। तो चलो स्त्रियों हम बांझ हो जाए, तो चलो स्त्रियों हम बांझ हो जाए। जो होगा बेटा, जो होगी बेटी, तो हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जीने के तौर तरीके भी बताएंगे। फिर किसी दिन आकर दरिंदे लूट जाएंगे, छीन कर अस्मत उसे मार डालेंगे। मुर्दा जिस्म की भी चीर फाड़ होगी, क्यों ना अभी कुछ निदान हो जाए। तो चलो स्त्रियों हम बांझ हो जाए, तो चलो स्त्रियों हम बांझ हो जाए। जो छोड़ा अगर दरिंदों ने, तो समाज की नजरें उससे फिर रोज नोचेंगी। जो छोड़ा अगर दरिंदों ने, तो समाज की नजरें उसे फिर रोज नोचेंगी। न्याय परिसर के प्रश्नों में कहाँ नुची क्यों नुची, ना होने पर भी संबंध क्या था, ब्यौरेवार सब बताने को कहा जाएगा। चलो इन सब से बचने का उपाय किया जाए, तो चलो स्त्रियों हम बांझ हो जाए, चलो बहुत स्त्रियों ही हम बांझ हो जाए। हो गए एक पुत्र तो बेहया हम्म, निर्लज होंगे। जी जी। जी 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 जी, सुना सुना। जो हो गए पुत्र तो बेहया निर्लज होंगे, पढ़ ले या अनपढ़ हो गए पुत्र तो बेहया निर्लज होंगे।
पढ़ ले या अनपढ़ हो, नारी की केवल देह देखेंगे। बुरी नीयत में न माँ की छाती याद आएगी, न बहन की कोई सूरत आंखों पर पर्दा गिराएगी। छोटी उम्र में बड़े गुनाह करके नए बहाने बनाएंगे। इस फसल को क्यों ना यही जलाया जाए, तो चलो स्त्रियों हम बांझ हो जाए। माँ की और ममता बस कभी बेटी को रोएगी, पर्दा डाल गुनाहों पर बेटों को कोसेगी और रोएगी। करेंगे वकील भी, पैरवी उनकी, है वो बेटियां तो पिता उन्हें कब याद आएंगी। है वो बेटियों के पिता उन्हें कब याद आएगी। मुफ्त में लड़ेंगे अपना ब्रांड बनाने को, मुफ्त में लड़ेंगे अपना ब्रांड बनाने को। निर्भया के वकील ने मुफ्त में उसका केस लड़ा था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो बहुत सुंदर। मुफ्त में लड़ेंगे अपना ब्रांड बनाने को, मुवक्किल को बचाने को रोज नया कोई बहाना खोज लाएंगे। हम्म, मेरे देश का अपाहिज लाचार अंधा बना कानून, मेरे देश का लाचार अंधा बना कानून केवल धाराएं बताएगा। भरी मरी हुई निर्भयाओं की लाज को रोज तार तार करवाएगा। पापियों को जेल में रखकर पालेगा, रोटी ठुसाएगा। क्यों ना एक बार ही कुछ इंतजाम हो जाए, तो चलो स्त्रियों हम बांझ हो जाए, तो चलो स्त्रियों हम बांझ। मैं नमन करता हूँ इस भावना को, इस कविता को। और उस समय तो यह भावना दी, प्रवाह दिया, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी। अभी भी अभी भी इस कविता को मुखर होकर स्वीकार करने की, विचार करने की हर दिन जरूरत है, हर दिन जरूरत है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन इस कविता का कहीं न कहीं एक चोट जरूरी है तुम्हारे मस्तिष्क पर। मेरे व्यूअर्स, मेरे लोग, जो डिजिटल कंटेंट बन रहा है, जो सोशल मीडिया कर रहा है, अगर आप मुझे देखें मेरे सोशल मीडिया के इस अभियान में, मैंने चरित्र और शिक्षा को एक हथियार बनाया है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अच्छी चीजों को कहने के लिए, व्यक्त करने के लिए, मुखर करने के लिए, उनकी आवाज को अपनी आवाज बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा हूं। सोशल मीडिया में डिटॉक्सिफिकेशन हो, सोशल मीडिया डिटॉक्सिफाई हो, ये भद्रजनों का एक बड़ा कार्यस्थल बन जाए, यह मेरा एक अभियान है, एक सोच है। रोज कम से कम 100-200 पन्ने लिखना, रोज कम से कम 10-20 लोगों के लिए वीडियोज क्रिएट करवाना, और उसके माध्यम से लाखों लाख लोगों को प्रेरणा देने के लिए यह 2 साल मैंने खर्च करने का संकल्प लिया है। देख लीजिएगा 2022 तक आपके और हमारे इस अभियान के कारण हजारों नए डॉक्टर सत्यप्रकाश और कम से कम 10-20 आदरणीय सुदर्शन जी जैसे व्यक्तित्व निर्माण होंगे, और इन चीजों के माध्यम से हम समाज को नया संसार देने में सक्षम होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग ऑनलाइन माध्यम से जो बच्चियां कर सकती हैं, जो बच्चियां कर सकती हैं अपने घर में, परिवार में जब वो गई, उनको दायित्व मिले, परिवार को संभाला, अब उनके पास अपना दूसरा स्टार्ट करने का मौका मिल सकता है ऑनलाइन के मेथड से। आप खूब बढ़िया कंटेंट बनाइए, घर बैठे काम करिए। आपको अब कोई नौकरी खोजने के लिए या अपने पारिवारिक दायित्वों से बहाना बनाकर या कहीं रुकने की जरूरत नहीं। 10 मिनट मिले, 10 मिनट झूम कर काम करिए इस फेसबुक और सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यम से। आपका अपना स्वरोजगार कहीं न कहीं पनपने लगेगा, और आपकी पहचान होते ही आप अगर इस कलम को बेचेंगी तो एक कलम भी बिकेगी, कलम बिकेगी, यह मोबाइल बिकेगा, एक चश्मा बिकेगा, आप ब्रांड बन जाएंगी इस खास चीज के लिए। डॉक्टर सत्या होप टॉक अपने अनुज्ञा को प्रेरित करता है। कोई भी महिला सदस्य मेरे साथ जुड़कर कोई भी चीज, अपना अचार, मुरब्बा, अपना ब्यूटी पार्लर, कुछ भी बेचना चाहे, कुछ भी करना चाहे, मैं उसको प्रेरणा दूंगा कि मेरी तरह चीख चीख कर डॉक्टर सत्या होप टॉक के लिए जैसे मैं सीख रहा हूँ, वैसे वो भी सीखना शुरू करे, चिल्लाना शुरू करे, बताना शुरू करे। बगल वाला नहीं आएगा, लेकिन दूर से ऑर्डर आएगा, आएगा तुम्हें ऑर्डर, और लोग तुम्हें पे करेंगे तुम्हारी चीजों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बच्चियों के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। आप बताएं हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चियों के लिए? बच्चियों के लिए देखिए, आजकल वैसे तो बच्चियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं दिन पे दिन, लेकिन सिर्फ बच्चियां स्ट्रांग हो रही हैं उतना काफी नहीं है जी। समाज को हम बदल नहीं पा रहे हैं अभी भी।
और कहने की बात है कि बदल रहा है वक्त, मुझे लग रहा है उतना बदल नहीं रहा जितना बदलना चाहिए। ओके। मैंने एक छोटा सा क्लब बनाया हुआ है, उसमें कम 40 लेडीज हैं, और उसमें तबका कुछ नहीं है। सिर्फ उसके पीछे एक ये वजह थी कि हम जितनी भी घर में रहते हैं अपने आप को पीछे रखते हैं, और पीछे रखने का मतलब ये है कि अपने शौक, यहाँ तक कि हम खुश होने के लिए भी घर वालों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो मैंने खुश होने के लिए, हंसने के लिए। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आवाज कट गई, आवाज कट गई, आवाज चली गई, आवाज चली गई। जी आ गई, अब आ गई, अब आ गई। हाँ। मतलब कि अगर घर में गुनगुना रहे हैं रेडियो के साथ, तो आप तो बस रहने, तो वो चीज बड़ी मैं देख के खलती थी। और ये एक के साथ नहीं, मैं आमतौर पे देखती हूँ, जब मैं औरतों के साथ जुड़ी तो मैंने ये देखा, उनको हंसने के लिए, उनको गाने के लिए, उनको फैशन करने के लिए, उनको सब चीजों के लिए। मैंने शुरुआत कहाँ से की, मैंने कहा चलो ये एक प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है, हम 3 महीने में एक बार मिलेंगे, लेकिन फुल एंजॉय करना, जैसा आप चाहते हैं, जो आप पहनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। तो उसमें इतना एंजॉय किया उन लोगों ने, इतना एंजॉय किया कि अगर वो नाचना चाहती हैं तो मैं कहा ठीक है, बेखटके जो मर्जी तुम करो, नाचिए, हंसिए, बोलिए। एक कार्यक्रम कहाँ हुआ? एक कार्यक्रम कहाँ हुआ? फिजिकली जी, ये हुआ? कार्यक्रम हम एक तो छोटी सी कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ 40 लेडीज हम इकट्ठी हो सके। अच्छा। तो हमारे पास एक घर है ऐसा किसी का जो खाली है, और वो कहते हैं चलो आप यहाँ करो, तो हम वहाँ करते हैं। लेकिन एनुअल फंक्शन इसका हम करते हैं, बाकायदा बैंकेट हॉल में करते हैं। और मतलब मैं सिर्फ उनसे वो खाने का पैसा लेती हूँ, क्योंकि मैं इसमें कोई वैसा पैसा नहीं लेते हम लोग। इसमें हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं इनका, उनको गिफ्ट देते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, तो वो उसमें ही खुश हो जाती हैं कि हमारा कभी जिंदगी में किसी ने जन्मदिन नहीं मनाया, तो हम यहाँ मना रहे हैं। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो इस बात से ही खुश होती है। ये आपने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया, मैं भी ऐसा कुछ करूंगा जी। तो साल भर में एक बार हम एनुअल फंक्शन करते हैं, अच्छा बैंकेट हॉल में, बड़ा मतलब फैंसी ड्रेस तक में भी उसमें वो करते कितने साल, मतलब कितने साल से चल रहा है ये वाला? कितने साल से चल रहा है? 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। गुड। 4 साल हो गए। और ये पिछला साल तो बस कुछ नहीं कर पाए हम, लेकिन फिर भी हमने चुरा लिया टाइम, और बीच में एक दफा हमने कर लिया। 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, हमको लगता है 17 में शुरू हुआ होगा, 17 में शुरू हुआ होगा। गुड। मतलब ये ऑनलाइन डिजिटल वाले प्लेटफॉर्म से एक अलग पहले शुरुआत इसकी हुई, ये तो बिल्कुल अलग है। यहाँ मिलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं। तो एक दिन मैं सिर्फ उनको ये कभी कभी मैं सिर्फ उसमें मैं अलग अलग हिसाब किताब रखती हूँ कि आज मुझे उनको कैसे खुश करना है। तो एक बीच में एक दफा तो बस मैंने उनको एक दफा, ठीक है आज आपके पास कहने के लिए कुछ है तो बताइए। बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा लगा, खुश होती हैं वो। बहुत अच्छा। ये महिलाओं के लिए एक इनिशिएटिव कि खुश रहने, एक छोटा सा प्रोजेक्ट, उनके मन तो का उसका मैंने एक स्लोगन इनको दे रखा है, मैंने इनको, फैमिली फर्स्ट बट यू आर नॉट द सेकंड। हाँ, फैमिली फर्स्ट बट यू आर नॉट द सेकंड। बहुत अच्छा। आपका व्यक्तित्व, आप प्रथम हो, आप उसका ध्यान रखो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसमें अब हम लोग जीवन को रचने वाली कुछ कविताओं के माध्यम से होलिकोत्सव कर रहे हैं, और कुछ सुनना चाहेंगे आपसे चलते चलते। तो चलते चलते आप क्या सुनाना चाहेंगे वो बताइए। बहू वाली कविता अगर हो पास में तो वही उसको भी हम लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही यूनिक। वो भी है, हाँ वो भी है मेरे पास। वैसे मैं प्रकृति पर बहुत लिखती हूँ, और मुझे प्रकृति हर उसमें अच्छी लगती है। सुनाए, वही सुनाए।
प्रकृति वही सुनाओ कि प्रकृति जी? प्रकृति सुनाइए, प्रकृति सुनाइए। ठीक, आप अपनी डायरी मुझे दिखाइए जरा सा। क्या बात है, इतने सुंदर अक्षर आपके हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अक्षर। रात बोलती है, कविता का शीर्षक है रात बोलती है। रात बोलती है जी। प्रकृति लिखने को मिले और उसमें रात, तो मतलब आप समझिए मैं कितना भी लिख सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कविता है ये रात बोलती है, ये रात सच बहुत बोलती है, ये रात सच बहुत बहुत बोलती है। देखती थी कभी जब तो ऐसा लगता था बहुत खामोश होती है रात। सच किसी ने सुना ही नहीं कभी, किसी को पता ही नहीं, ये धीमे धीमे बोलती है। ये रात सच बोलती है, बहुत सुंदर। जरा खामोशी से सुनो तो इस हल्की हवा का गीत, जरा खामोशी से सुनो तो इस हल्की हवा का गीत। आहा, पत्तों की खड़खड़ाहट और झूमते पेड़ों का रक्स। अरे वो किसी कली की चटकन कानों में रस घोलती है। ये रात सच बहुत बोलती है, ये रात बहुत बोलती है। देखो तो वो कुमुदनी उचक्कर झांकी, देखो तो वो कुमुदनी उचक्कर झांकी। चांदनी भी झरझर जड़ती है, ओस की बूंद भी टप टप करती है। लो अब रजनीगंधा भी चटक कर महकती है। ये रात सच बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। अरे ये धप से मेंढक कूदा, अरे ये ढप से मेंढक कूदा। जी, अरे ये ढप से मेंढक कूदा। झिंगुर का संगीत भी एक सुर से बजता। ये देखो चमगादड़ भी फड़फड़ करती गुजर रही है। ये रात सच बहुत बोलती है, ये रात सच बहुत बोलती है। ओढ़े हुए सितारों की चुनरी, ओढ़े हुए लगाकर माथे पर चांद का टीका। बहुत सुंदर। ओढ़े हुए सितारों की चुनरी, लगाकर माथे पर चांद का टीका। कोई दुल्हन सजी सी खड़ी है, जो शादी के घर में रिश्ते की बुआएं तारों की बतियाती टोलियां बनी है। जो शादी के घर में रिश्तों की बुआएं ऐसी तारों की बतियाती टोलियां बनी है। बिस्तर पर लेटूं तो अजब सी कैफियत है, बिस्तर पर लेटूं तो अजब सी कैफियत है। बस यादों से तन्हाई भरी है, बंद करूं तो जाने क्या क्या सपने, खोल दूं तो गुजरी यादें बोलती हैं। बिस्तर पर लेटूं तो अजब सी कैफियत है, बस यादों से तन्हाई भरी है। बंद करूं तो जाने क्या क्या सपने, खोल दूं तो गुजरी यादें बोलती हैं। सच ये रात बहुत बोलती है। अपने संग बिताने हैं कुछ पल, अपने संग बिताने हैं कुछ पल। कुछ पतझड़ सा फागुन, कुछ भीतर जलता सावन, कुछ दिन की सुनहरी चिड़िया, कुछ सुरमई शाम का आंगन, फिर ये रात का कोलाहल। उफ, ये रात बहुत बोलती है, ये रात बहुत बोलती है। बहुत सुंदर प्रकृति पर यह कविता, और खास बहुत सारे विषयों को उठाती, रात की स्थिति की, रात में क्या है, क्या क्या घटनाएं होती हैं, उन सबको समेकित करती। कोई लोग अपने बारे में ही लिखते हैं, अपने बारे में बोलते हैं, और प्रकृति पर जब लिखते हैं तो अधिक से अधिक प्रेम लिखते हैं। लेकिन इसमें, इस कविता में हम लोगों ने मेढक को भी लाया। हर उन चीजों को प्रकृति में जो दिखता है उसको लाकर, उसके माध्यम से मन क्या कहना चाह रहा है उसको कहने की कोशिश हो रही है। बहुत अच्छा लगा आदरणीय। और मैं एक खास, इस कार्यक्रम के बाद जब लोग जुड़ते हैं तो उनकी अपेक्षाएं सोचते हैं कि अब हम ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ दें। ऐसा है डॉक्टर सत्या होप टॉक मंच है। एक बार जब कोई व्यक्ति जुड़ता है तो वह अपना सा महसूस करने लगता है, उसे लगता है कि मुझे बिल्कुल, हमें वो वही वाला समय चाहिए जो मैं पहली बार चर्चा किया हूं। और यह कार्यक्रम की एक ऐसी रूपरेखा है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मेरा व्यक्तित्व सभी के लिए समान
और सभी के लिए एक एक शुरुआत कराने जैसा, एक ढेर सारा प्यार लुटाने जैसा, एक ढेर सारा प्रोत्साहन देने जैसा। और वैसी परिस्थितियों में कोई कोई व्यक्ति जो अपेक्षा करते हैं कि मेरे वाले उस कंटेंट को क्या आपने सुना, मेरे वाले उस कंटेंट को क्या आपने उसी तरह अप्रिशिएट किया जैसे आपने पहली बार मुझे वह अनुभव कराया था। एक छोटा सा एक ग्रुप बनाया है जिसमें एक दिन सुनिश्चित है, एक समय सुनिश्चित है। उस ग्रुप में हमारे जो जुड़े हुए सदस्य हैं वे हमसे मिलते हैं और उसी दिन हम लोग बातें अपेक्षा करते हैं उस खास समय पर 5 मिनट अपने दें, आपके जो विचार हो हम सुने और अपना सा वो वाली बात जो अपनी वाली बात जो आप पाए हैं मेरे साथ, वो आप प्राप्त कर सके, जिससे कि आपके मन में यह रहे कि वही सत्य प्रकाश जो हमसे उस दिन मिला था वही आज फिर मेरे साथ है। एक कविता मैंने इन्हीं मनोभावों को किसी एक खास व्यक्तित्व के आग्रह बहुत ज्यादा इस कार्य के बाद पैदा हुआ जो व्यक्तित्व है मेरा और ये जो कार्य है इसके ऊपर एक मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की है। राह बुनता जा रहा हूं, राह बुनता जा रहा हूं, मैं पथिक हूं रोज पथ पर एक पग यूं ही बढ़ता जा रहा हूं। राह बुनता जा रहा हूं, मैं पथिक हूं रोज पथ पर एक पग यूं ही बढ़ता जा रहा हूं, राह बुनता जा रहा हूं। मैं चला था एक दिन यूं ही अकेले, मैं चला था एक दिन यूं ही अकेले, राह खाली थी पड़ी, राह खाली, कहाँ जाना है मुझे नहीं, राह खाली थी पड़ी सुनसान मेले, मेले जो लगे थे वो मेरे लिए सुनसान थे। सोच कर थकता रहा, सोच कर थकता रहा, फिर चल पड़ा, सोच कर थकता रहा फिर चल पड़ा मैं, राह ए लगती सुखद, राह ए लगती सुखद। अभी राह ही सुखद लगने लगी है, कुछ दे दी साथी, कुछ साथी मुझे मिल गए, ये राह में चलना सुखद लगने लगा, कुछ साथी मिले। मैं पथिक हूं रोज पथ पर एक पग यूं ही बढ़ता जा रहा हूं, राह बुनता जा रहा हूं। सोचता था हर पथिक की राह अपनी, सोचता था हर पथिक की राह अपनी, हर किसी की धुन अलग पहचान अपनी, हर पथिक की धुन और पहचान अलग है। मैं पथिक ऐसा बना कि प्यास बांटूं, हर किसी साथी से पूछूं साथ हो लूं, बस यही अभिशाप है पथ ही तलक हूं, बस यही अभिशाप है पथ ही तलक हूं, राह है सीमा हमारी राह तक हूं, मैं पथिक हूं रोज पथ पर एक पग यूं ही बढ़ता जा रहा हूं, राह बुनता जा रहा हूं। ये समय की मांग है, ये समय की मांग है कि अब चलूं मैं, यह समय की मांग है कि अब चलूं मैं, रोज 9 पद चल गया, रोज 9 पद चल गया, चलता रहूं मैं, राह खाली ना रहे यह बात साथी, राह खाली ना रहे यह बात, मैं पथिक हूं रोज पथ एक पग चलता जा रहा। जो अकेले खुद को कहें, जो अकेले खुद को कहें उनके लिए फिर मैं खड़ा हूं राह में, 2 घूंट पानी चल रहा एका निरंतर है राह बाकी, मैं पथिक हूं रोज पथ पर एक पग। बहुत खूबसूरत। डॉक्टर सत्यप्रकाश के इस कार्य को बहुत जल्दी मंजिल पाएंगे आप सभी का प्यार मिले, दुलार मिले और ऐसे ही हम सब लोग कुछ समाज को अच्छा देते रहें। आपको अपने कार्यक्रम में बुलाकर ढेर सारा सुनकर और आपको अपनी भी सुनाकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। निश्चित रूप से समाज धनी होगा इन सब चीजों से और कोई न कोई एक नया सत्य प्रकाश रचने में आज का एक कार्यक्रम जरूर कामयाब होगा। सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, मेरे को इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।